जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। बहुत ही ज़्यादा स्मॉल चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल चैप्टर है। इसमें बस मेन जो चीज़ आती है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो बस आपको इतनी ही इसमें मेन चीज़ यही पढ़नी है। और अगर आप मेरे तरह कैसे पढ़ेंगे तो आप भी मेरी तरह CDS, FCAT, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड, SSC के एग्ज़ाम सारे क्लियर कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। क्योंकि एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मैंने बनाई हुई है, तो अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ेंगे तो आप भी क्लियर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर से, ठीक है। तो सबसे पहले ये पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ना क्या है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर सबको पहले पता है लेयर ऑफ एनवेलप ऑफ एयर होती है अराउंड दी अर्थ, ठीक है। एनवेलप ऑफ एयर होती है अराउंड दी अर्थ, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आपने डिफरेंट टाइप की पढ़ी हुई, तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। इसको कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ना है यहाँ से कंपोजिशन ऑफ दी एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज होती है। तो सबसे ज़्यादा जो अगर आपको याद करना ऑर्डर, तो ये याद कर लेना NOA, नोआ, ठीक है। तो यानी सबसे ज़्यादा गैस होती है नाइट्रोजन, ठीक है, फिर होती है ऑक्सीजन और फिर होती है आर्गन, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद कर लेना NOA। इसको मैं लिख देता हूँ एक जगह पे, ठीक है। इसको आई विल राइट हेयर, ठीक है। N फिर O फिर A, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो अब इसमें क्या पड़ा है, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें बस ये देखेगा कि एटमॉस्फेयर कंपोज होती है किससे, गैसेस से, वाटर वेपर से एंड डस्ट पार्टिकल से, ठीक है। और प्रोपोर्शन जो होता है वो चेंज करता है, ठीक है। गैस चेंज इन द हायर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन सच ए वे दैट ऑक्सीजन विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर, ठीक है। इसमें कुछ बताएगा, बस बता रखेगी जो वेरिएबल होती है चीज़ें, ठीक है। मतलब जैसे ज़्यादा आप डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में जाओगी वैसे वैसे गैसेज चेंज होती रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गैसेस, ठीक है। तो गैस में सबसे ज़्यादा आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस होती है, मेट्रोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट गैस होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंट होती है इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए, बट ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग आप सब लोगों ने सुना होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना गैस, तो जब सोलर रेडिएशन अंदर आता है, मतलब जब ये मान लो ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है, तो सन से रेज आएंगी, ठीक है। तो सन से जब रेज आती है ना, तो जो CO2 गैस होती है वो रेज को आराम से पास होने देती है, ठीक है, करने देती है। लेकिन जब पृथ्वी जो अपनी अर्थ है वो एक टाइम तक गर्म हो जाती है, उसका जब वो वापस से रेडिएट करती है ना हीट को, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना वो ट्रांसपेरेंट की जगह ओपेक हो जाती है, और तब ये बाहर जाने नहीं देती, ठीक है, रेडिएशन को, गर्म रेडिएशन को, जिसकी वजह से क्या होता है, अपनी अर्थ गर्म होती रहती है। और इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ये इस इफेक्ट को कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो यही बता रखा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेन है जो कि करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ठीक है। इट इज़, ये देखो इधर का, इट इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। बस इसमें इतना ही पढ़ना है आपको, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये भी रख लो, एक गैस कौन सी होती है, ओजोन, सबको पता है, अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है। और ये क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है, filter and absorbs the ultraviolet rays radiating from the sun and prevents them from reaching the surface of the earth, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेज को हम पे आने से ये रोकती है ओजोन का, और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन इसको कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन को ऐसे डिनोट करते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये होता है ओजोन, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला O3, और ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, और ये UV रेज से अपने आप को प्रोटेक्ट, मतलब हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। उसका क्या आता है, उसका आता है वाटर वेपर, ठीक है। तो वाटर वेपर भी वेरिएबल है, ठीक है। गैस इन द एटमॉस्फेयर विच डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते रहोगे वैसे वैसे आप वाटर वेपर डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब ये भी याद रख लेना, जो वाटर वेपर होता है ना वो डिक्रीज करता है फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये अर्थ है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री है, उसका मतलब ये पे इक्वेटर है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो पोल है, पोलर है, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, इक्वेटर में सन ज़्यादा टाइम रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, लो प्रेशर बनता है, तो यहाँ से जो गैस होती है ना वो ऊपर जाती है, ठीक है। अब जैसे ही ऊपर जाती है ना तो वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करती है और बारिश की बन के नीचे आती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए क्या हो जाता है, वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर सन ज़्यादा होता है। अब बात करें पोलर एरियाज़ में, तो पोलर एरियाज़ में सन ज़्यादा रहता नहीं है, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो नॉर्मल फिनोमिना होता है प्रेसिपिटेशन कंडेंसेशन का, वो होता नहीं है, उसकी वजह से वहाँ पर वाटर वेपर्स नहीं होते। तो इसी का रीज़न है कि वाटर वेपर होता है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, ठीक है। इसमें यही पढ़ना है आपको, इससे कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब तीसरा आता है डस्ट पार्टिकल, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और ये डस्ट पार्टिकल क्या क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल स्मोक सूट, ठीक है, फाइन सॉइल, ऐश, पॉलन डस्ट एंड डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल ऑफ मीटियोर, ठीक है। ये सब होते हैं डस्ट पार्टिकल्स।
और इसमें क्या बताना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये याद रख लेना कि जो हायर कंसंट्रेशन होता है ना डस्ट पार्टिकल का, वो फाउंड होता है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ड्यू टू ड्राई विंड्स इन द कंपैरिजन टू द इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। ठीक है, अब आपको ये पता है सब ट्रॉपिकल क्या होता है, जैसे ये होता है ना ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल ऐसे एरिया आते हैं, तो सब ट्रॉपिकल में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, बस इतना याद रख लेना। अब जो मेन चीज़ आती है पेपर में वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ कहीं पे, यहीं पे बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, रुक जाओ 2 मिनट, अगर मुझे कोई पेज मिल जाए ढंग का, वेट। हाँ, ऐसा तो कोई मिल नहीं रहा है, बट बना लेते हैं कहीं पे। ठीक है, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ कॉपी में इसको नोट्स कर लेना। ठीक है, नोट यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है ठीक है, तो सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, फिर इसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं। फिर आता है इसके ऊपर मीजोस्फेयर। ठीक है, फिर इसके ऊपर आता है आयनोस्फेयर। ठीक है, आयनोस्फेयर को थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, और कहीं कहीं बुकों में आयनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर अलग अलग दिखाते हैं। ठीक है, पर ये एक ही होता है। और लास्ट में आता है एग्जॉस्फेयर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रोपोस्फेयर से। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर सबसे पहले आप बात लिखेंगे, ट्रोपोस्फेयर इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और सेकेंडरी चीज़, यहाँ पर वेदर चेंज टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, वेदर चेंज टेक्स प्लेस, मतलब बिजली बिजली सब इधर ही कड़कती है। ठीक है, तो ये तो ट्रोपोस्फेयर में। फिर आते हैं हम स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में 2 चीज़ें रखनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर ओजोन पाई जाती है। ठीक है, ये डायरेक्ट पीवाईक्यू है कि ओजोन लेयर कौन से लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, और सेकंड है कि ये होती है आइडल फॉर जेट फ्लाइंग। आइडल फॉर जेट मतलब जितने भी अपने एरोप्लेन जेट उड़ते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी टर्बुलेंस, मतलब ज़्यादातर वो नहीं होता है, कुछ भी डिस्टर्बेंस, तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेटोस्फेयर होता है। ठीक है, तीसरा था मीजोस्फेयर, तो इसकी सबसे पहले याद रखनी है आपको कोल्डेस्ट लेयर है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ दी कोल्डेस्ट लेयर, और ये अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम मीटियोर से। ठीक है, प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम मीटियोर, मतलब जो भी मीटियोर आने वाले होते हैं वो यहाँ पर टकरा के भस्म हो जाते हैं। सॉरी 2 मिनट इसमें डाउट है। सबसे ज़्यादा आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर में कुछ नहीं होता है, फ्री आयंस होता है। ठीक है, और इन आयंस की वजह से क्या होता है, इन आयंस की वजह से रेडियो वेव कम्युनिकेशन शुरू होता है। ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन इन्हीं की वजह से होता है। और एग्जॉस्फेयर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें इनके बारे में इंपॉर्टेंट थी, अब यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स। देखो ये क्या क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एग्जॉस्फेयर। ठीक है, तो याद रखना थर्मोस्फेयर को ही हम एग्जॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं ट्रोपोस्फेयर क्या है, लोअर मोस्ट लेयर है किसकी, एटमॉस्फेयर की। ठीक है, ये याद रख लेना। दूसरी ये याद रखना, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। अब इसका मतलब क्या है कि क्योंकि इक्वेटर के पास सन ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसमें क्या होता है, इक्वेटर में जो हीट वेव्स होती है वो ज़्यादा ऊपर तक जाती है। इसकी वजह से जो ट्रोपोस्फेयर की डिस्टेंस है ना, वहाँ पे थिकनेस वहाँ पे बढ़ जाती है, और पोलर रीजन में सन नहीं होता तो वहाँ पर कम हो जाती है। ठीक है, अब ये याद रखना, ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक्स प्लेस इन दिस लेयर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, जैसे जैसे आप हाइट में बढ़ते जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में, तो वैसे वैसे वेदर मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, ठीक है, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, अब जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को सेपरेट करेंगे ना, उसको ट्रोपोपोज कहते हैं। ठीक है, जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज ट्रोपोपोज। बस इतना है आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है कहाँ पे, ट्रोपोपॉज में। ठीक है, द टेम्परेचर हियर इज नियरली कांस्टेंट एंड हेंस इट इज कॉल्ड दी ट्रोपोपॉज। ठीक है, अब दूसरा आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक तो ओजोन होती है और इसमें जेट फ्लाइंग यहाँ पर होती है। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर फाउंड अबव द ट्रोपोपॉज एंड एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हाइट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है ये याद रखना। ठीक है, वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स द ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर होती है। ठीक है, और दूसरी है ये भी ओजोन लेयर क्या करती है, एब्जॉर्ब्स क्या करती है, यूवी रेडिएशंस के लिए। ठीक है, ये याद रख लेना। और दूसरा मैंने आपको बताया आइडल फॉर जेट फ्लाइंग, तो ये याद रख लेना, स्टार्ट फॉर आइडल फॉर जेट फ्लाई। ठीक है, और आप पढ़ते हैं मीजोस्फेयर। ठीक है,
तो मीजोस्फेयर, और इसमें आपको याद रखना स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। मीजोस्फेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। अब मीजोस्फेयर वन ऑफ द कोल्डेस्ट लेयर होती है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, बस मीजोस्फेयर इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट लेयर, और ये अपने आप को उससे बचा दिया है, किससे, मीटियोर्स से बचा दे, ठीक है, मीजोस्फेयर, ये याद रख लेना। अब दूसरा आता है आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर सेम है, ठीक है। आयनोस्फेयर इतना होता है अबव द मीजोपोस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल नोन एज आयंस एंड हेंस इट इज नोन एज आयनोस्फेयर, ठीक है। तो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, और इसी वजह से क्या होता है वो होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर हेयर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद हाइट, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना। एग्जॉस्फेयर में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उसके बारे में किसी को पता है नहीं, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना, ये भी आपको नहीं करना, ठीक है। बस ये याद रखना कितनी होती है, तो ये याद रखना जब ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ट्रोपोस्फेयर में आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर मीजोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर घटेगा, मीजोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर, ठीक है। और फिर आयनोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और इनके यूजेज आप याद कर लेना, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं बनना, ठीक है। तो अगर आपको इसका ये PDF फॉर्म में चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जर्नी टू IMA, ठीक है। वहाँ पे मैं PDF फॉर्म में कर देता हूँ अपलोड, और अपने नोट्स भी शेयर कर दूँगा। कुछ दिनों में मैं अपने फिजिक्स के नोट भी वहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।